पंचायत चुनाव का बिगुल बजते ही नर्मदापुरम में पंचायत चुनाव को लेकर मतदाताओं और प्रत्याशियों का उत्साह देखते ही बन रहा है। प्रशासन ने शांतिपूर्ण मतदान के लिहाज से जहां सारी तैयारी पूरी कर ली है, तो वहीं लाइसेंसी बंदूकों को थाने में जमा करने के भी निर्देश जारी कर दिए हैं। मां नर्मदा के किनारे बसा नर्मदापुरम जिला ग्रामीण बाहुल्य है, जिसमें 428 ग्राम पंचायतें, 7 जनपद पंचायतों के साथ एक जिला पंचायत है और यहां मतदान 3 चरणों में 25 जून, 1 जुलाई और 8 जुलाई को मतदान होना है। जिले में पहले चरण में 25 जून को सुहागपुर और केसला जनपद क्षेत्र में, दूसरे चरण में 1 जुलाई को पिपरिया और सिवनी मालवा जनपद क्षेत्र में और तीसरे चरण के अंतर्गत बनखेड़ी, माखन नगर और नर्मदापुरम जनपद क्षेत्रों में मतदान होना है, जिसके तहत प्रशासन ने शस्त्र लाइसेंस धारकों के लाइसेंस चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने तक निरस्त करने के आदेश दिए हैं। जिले में 3 चरणों में ये चुनाव संपन्न किए जा रहे हैं और डिफरेंट ब्लॉक्स को डिफरेंट चरण में आयोग के निर्देश अनुसार चुनाव संपन्न कराए जा रहे हैं। 6,36,000 मतदाता हैं जो इन चुनावों में भाग लेंगे, जिनकी मतदाता जागरूकता के लिए गतिविधियां रूरल क्षेत्र में की जा रही हैं। कानून व्यवस्था की दृष्टि से सभी आवश्यक प्रयास किए जा रहे हैं, खासतौर पर शस्त्र निलंबन और धारा 144 का पालन कराया जाना, आचार संहिता का पालन कराया जाना, ये सब कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। वैसे बीते चुनावी नतीजों की बात करें तो जिला पंचायत समेत 5 जनपद पंचायतों में बीजेपी ने अपना परचम लहराया था और कांग्रेस बनखेड़ी और सिवनी मालवा जनपद पंचायत में जीत दर्ज करा पाई थी। लेकिन इस बार अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिला के लिए आरक्षित जिला पंचायत अध्यक्ष के पद का सपना दोनों ही पार्टियां देख रही हैं। तो हमारा उद्देश्य अच्छे लोगों के जीत करके आने के बाद और एक अच्छी जिला पंचायत गठित हो, भले ही वो दल विहीन तरीके से चुनाव आ रहे हैं, पर विचारधारा से भी हम लोगों से जुड़े हों। पर मैं ऐसा मानता हूं कि जो विचारधारा हमारी है वो मूलतः विकास की केंद्रित है। तो हम ऐसा मानते हैं कि जो चुनाव लड़ रहा है वो तो विकास के लिए ही लड़ रहा है। तो इसलिए सारे निर्णय डिसीजंस होने के बाद ही होंगे। अगर काम जो अच्छे करता रहेगा वो आएगा। आज हमारे माननीय कमलनाथ जी ने जो 15 महीने की सरकार में गौशालाएं बनवाई, किसानों के कर्जे माफ किए, लोगों के लिए कन्यादान योजना में इनकी 20,000 रुपये की राशि बढ़ा के 51,000 रुपये की राशि की, जो किसानों का कर्जा माफ किया था उन किसानों से पूछो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद किसानों का कर्जा माफ इनने क्यों नहीं किया। समर्थन मूल्य आपने घोषित किया, समर्थन मूल्य पर आज खरीदी क्यों नहीं करवाते हैं। आज मूंग बाजार में 4,000 5,000 रुपये कुंटल बिक रही है, चना 4,000 रुपये कुंटल बिक रहा, समर्थन मूल्य चने का 5200 है, मूंग का 7900 है। अगर ये खरीदना चालू कर देते जनता इनके पक्ष में रहती। सब लोग जान रहे हैं कि आप अभी सस्ता खरीद के जब आपके लोग ले लेंगे, इसके बाद महंगा खरीद के किसान के नाम से आप वेयर हाउसों में रखोगे तो जनता काफ़ी दुखी है। जिले में मुद्दों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में खेती किसानी सबसे बड़ा मुद्दा है। ऐसे में जिले में नहरों और बिजली से पानी की आपूर्ति और किसानों की उपज खरीदी व्यवस्था भी नजर में रहेगी। वहीं ग्रामीण के मुताबिक स्वास्थ्य और शिक्षा पर यदि ग्रामीण क्षेत्रों में ध्यान दिया जाए तो व्यवस्थाएं और बेहतर होंगी। बतौर उम्मीदवार मैं तो मेरे वार्ड की बात करूंगा कि जिला पंचायत वार्ड क्रमांक 9 में आदिवासी इलाका भी आता है, सभी इलाके आते हैं। वहाँ आदमी की स्वास्थ्य की और व्यवस्था कम से कम नज़दीक में हो। अभी वर्तमान में आदमी को दूर दराज भोपाल जाना पड़ता है, नागपुर जाना पड़ता है। मुझे लगता है कि कुछ स्थानीय मुद्दे हैं जिन पर काम होना चाहिए। स्वच्छ पेयजल और बिजली की टाइमिंग को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए यदि और काम हो तो बहुत बेहतर होगा। इस दिशा में हमारे जनप्रतिनिधि जो चुन के आएंगे उनको काम करना चाहिए। ये खास मुद्दे होंगे। बहरहाल इन सब मुद्दों के बीच मतदाता किस पर अपना भरोसा जताते हैं और किसके सिर जीत का सेहरा बांधते हैं, ये तो नतीजे ही बताएंगे। लेकिन फिलहाल तो दावे और अपने पक्ष में माहौल बनाने की कवायद जोरों पर है। पंचायत चुनाव का बिगुल बजते ही सियासी दलों ने ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और इस बार सत्ताधारी दल बीजेपी अति आत्मविश्वास में नजर आ रही है, तो कांग्रेस जमीनी हकीकत जनता के सामने लाने के लिए गांवों की खाक छान रही है। रिपोर्ट देखिए।
आज की हमारी बैठक थी और बैठक में सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर इस बात को तय करा है कि 324 में से 300 प्लस मतलब 300 पार का नारा हमारा इस बार रहेगा और निश्चित रूप से इस 300 पार को करते हुए बहुत प्रचंड बहुमत के साथ इंदौर जिले में भारतीय जनता पार्टी जीती हासिल करेगी। वहीं कांग्रेस बीजेपी के 300 पार के नारे को दिवा स्वप्न बता रही है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दिन में सपने देखने की आदत पड़ गई है। अपने वातानुकूलित कार्यालयों में दिन में नींद लेते हैं और दिवा स्वप्न देखते हैं। जमीनी हकीकत तो हम लोग जानते हैं। हम लोग लगातार दौरे कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 10-10 घंटे बिजली नहीं आ रही, लोग सिंचाई नहीं कर पा रहे, पानी का भयानक संकट है, किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ है, यूरिया के संकट से किसान गुजर रहे हैं, ओला पानी का मुआवजा अभी तक नहीं मिला, किसान हमसे समस्याएं बता रहे हैं। बीजेपी के प्रति ग्रामीण क्षेत्रों में भयंकर आक्रोश है। ऐसे में बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस 300 पार जाएगी। युवा सब दिन में नींद लेते हैं, सपने देखते हैं, जबकि वर्तमान जमीनी हकीकत हम जानते हैं। हम लगातार दौरे कर रहे हैं, हमें पता है ग्रामीण स्थिति ये है, चूंकि पंचायत चुनाव ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे हैं। वहाँ हालात ये है कि 10-10 घंटे बिजली नहीं आ रही है, लोग सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं, पानी की भयानक समस्या है, किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ है, यूरिया के संकट से गुजर रहे हैं किसान। उसके बाद जो ओले पाले के मुआवजे आज तक नहीं मिले, जो मिले उसकी बंदरबाट हो गई। तो ग्रामीण क्षेत्रों में भयानक आक्रोश है। ग्रामीण हमसे समस्याएं बता रहे हैं, हम तो लगातार दौरे कर रहे हैं, हम लड़ाई लड़ रहे हैं किसानों की। हमारी तो पूरा विषय, हमारी पार्टी 300 से पार जाएगी। भारतीय जनता पार्टी कहाँ सपने देख रही 300 के। बहरहाल मध्य प्रदेश में पिछले 3 साल से सियासी दल पंचायत चुनाव का इंतजार कर रहे थे। अब चुनाव की घोषणा के बाद राजनीतिक दलों को अपनी ताकत दिखाने का मौका मिल गया है। हालांकि ग्रामीणों को अपनी समस्याएं हैं, लेकिन राजनीतिक दल आरोप प्रत्यारोप में उलझे नजर आ रहे हैं। इंदौर में पहले ही चरण में 25 जून को चुनाव है। इसके लिए 30 मई से नामांकन पत्र जमा होना शुरू हो जाएंगे और इसके साथ ही चुनाव चौपाल जमना शुरू हो जाएंगी। अरुण त्रिवेदी, न्यूज़ 18, इंदौर। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासी उठापटक शुरू हो गई। डिंडौरी जिले में एक भी सीट ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित नहीं है, जिसको लेकर लोगों में काफी नाराजगी है। देखिए। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा हो चुकी है। प्रदेश भर में इस बार ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासत 7वें आसमान पर है। वैसे तो इसकी चर्चा पूरे प्रदेश में है, लेकिन डिंडौरी जिले में ओबीसी आरक्षण एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है, क्योंकि यहां ओबीसी वर्ग के लिए एक भी सीट आरक्षित नहीं है, जबकि जिले में इनकी अच्छी खासी आबादी है। इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात ये कि कई ओबीसी वर्ग के लोगों को अन्य वर्ग में शामिल कर दिया गया, जिससे ओबीसी वर्ग में नाराजगी है। सरकार के प्रति किसी वर्ग में नाराजगी हो तो भला कांग्रेस कहां शांत बैठने वाली थी। पार्टी के नेता मौका देखते ही इसका फायदा उठाने में जुट गए। पिछड़े वर्ग के लिए ये जो आज मध्य प्रदेश की सरकार ने जो परिस्थिति पैदा किया है, आज उनके लिए डिंडौरी जिले में एक भी पद आरक्षित नहीं हुआ है। ये किसकी जिम्मेदारी है? जब हमारी सरकार थी तो सभी लोगों का, हमारा एसटी, एससी, ओबीसी समान सभी लोगों को अवसर मिलता था। आज ये सरकार क्यों भेदभाव कर रहे हैं? आज स्पष्ट है, आप देख लीजिए पूरे जिला पंचायत के कोई भी क्षेत्र पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित नहीं है। तो ये सब परिस्थितियां हैं जो जनता देख करके ये निर्णय लेंगे। बीजेपी इस मुद्दे पर फिलहाल घिरती हुई दिख रही है। पार्टी के सांसद और मोदी सरकार के राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ओबीसी वर्ग की नाराजगी पर संवैधानिक मजबूरी का हवाला देते हैं। देखिए आरक्षण, देखिए आज हमारे यहाँ जो है तो जितना अभी हमारे प्रावधान में है उस आधार पर आरक्षण की व्यवस्था हुई है। अवसर देगी तत्काल में तो कानून बनाना थोड़ा कठिन है, परंतु उसके लिए सरकार एक प्रोसेस जारी किया है, अध्यादेश के माध्यम से हम करेंगे। परंतु ये संविधान अमेंडमेंट का मामला है, इसलिए मध्य प्रदेश के अंदर इसको असेंबली के अंदर पास करना पड़ेगा। तो हम फिर इनको पूरे आरक्षण जो 27% बनता है वो मिलेगा। जिले की सियासत पर नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार शिवराम बर्मन का कहना है कि जिले के 52 गांवों में ओबीसी वर्ग का प्रभाव है। आरक्षण नहीं मिलने से उनमें नाराजगी है और इसका खामियाजा इस बार के पंचायत चुनाव में सत्ताधारी दल को उठाना पड़ सकता है।
आदिवासी बाहुल्य जिला है, लेकिन इसके बावजूद लगभग 1.25 लाख के आसपास ओबीसी वर्ग रहता है। उनके लगभग 60 गांव ऐसे हैं जहां ओबीसी निवास करता है। पहले जो चुनाव हुए थे उसमें ओबीसी को आरक्षण के तौर पर हर जनपद पर 1-1, 2-2 सीटें दी गई थी। जिला पंचायत पे भी अवसर मिला था ओबीसी को, लेकिन इस बार कहीं कोई अवसर ओबीसी को नहीं मिला, जिससे उनको अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं ओबीसी। और निश्चित रूप से इस चुनाव पे, ग्राम पंचायत चुनाव या जनपद जिला पंचायत चुनाव पे थोड़ा बहुत निश्चित रूप से विरोध का सामना करना पड़ेगा। हालांकि पंचायत चुनाव राजनीतिक सिंबल पर नहीं लड़े जाते, लेकिन हर प्रत्याशी का जुड़ाव किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से होता है। ओबीसी आरक्षण का मुद्दा इस चुनाव को कितना प्रभावित करता है, ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे। लेकिन अगर इस चुनाव पर आरक्षण का प्रभाव पड़ा तो 2023 में सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आदिवासी बाहुल्य डिंडोरी जिले में भी पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। दावेदार जोड़ तोड़ में जुड़ गए हैं, तो वहीं राजनीतिक पार्टियों के नेता भी समर्थित प्रत्याशियों को जिताने की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। डिंडोरी जिले में इस बार पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा बड़ा रहने वाला है, क्योंकि जनपद और जिला पंचायत में ओबीसी वर्ग के लिए एक भी सीट आरक्षित संभावना जताई जा रही है। विजय तिवारी, न्यूज़ 18, डिंडोरी। दतिया में पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ ही ग्रामों में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। प्रत्याशी चयन और विकास को लेकर चौपालों में चर्चाएं होने लगी हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उनका फोकस राजनीति कम बल्कि विकास पर फोकस ज्यादा है। लिहाजा चयन और जीत उसी उम्मीदवार की होगी जो गांव की समस्याओं को हल करेगा और विकास को अपने एजेंडे में शामिल करेगा। यहाँ चुनाव के मुद्दे हैं लोगों को उनका हक दिलाना। गरीब लोगों को गरीबों का हक नहीं मिला है। यहाँ पर जिनको राशन मिलना नहीं चाहिए वो राशन ले रहे हैं, जिनको व्यक्तिगत लेना चाहिए, हाँ जो गरीब हैं उनको राशन मिल नहीं रहा है। जिनके मकान बनने थे, इनके 3-3 मंजिल मकान पक्के बने हुए हैं, उनको आवास स्वीकृत हुए हैं, और जो हकीकत झोपड़ी में निवास कर रहे हैं उनको आवास स्वीकृत नहीं हुए हैं। यहाँ पर राजनीतिक लोग कुछ ज़्यादा ही हड़कंप मचाते हैं, जिससे अधिकारी गांव में आना ही पसंद नहीं करते हैं। यहाँ से वहाँ से फ़ोन करवाने के बाद अपना काम वहीं से सॉल्व करवा लेते हैं। जिले से अधिकारी गांव में आके हकीकत देखते ही नहीं कि हकीकत है क्या गांव की। मुद्दे को तो साहब को नहीं सुना था ना बीचा, चाहे सरपंच बन जाए चाहे कोई बन जाए, अधिकारी या सुबह की बात मान के चले जाऊँ। इतनी परेशानी है क्या वे बालंग को चाहो राजघाट नहर गिर गई, सुबालंग तो कर नहीं पा रहा है। अब बिला लंबाई से जाने पर हर खेत को परेशान हो रहा है। बालंग कर भी गौशाला कितने सालों की बनी है अभी तक? गौशाला में कौन अब रखत पेड़ नहीं रहा, सु बनी ना बनी सब बराबर है, वो तो रखत पेड़ नहीं रहा, कछु मिल नहीं रहा। यहाँ पर शिक्षा को लेकर भी मुद्दे रहेंगे, कुछ शिक्षा प्रशिक्षण जो स्कूल बने हैं यहाँ पर कन्याओं के लिए, उसका भी आगे विकास हो सकता है। और लेकिन हाई स्कूल आया नहीं है, वो आएगा। कुछ वो दुर्गापुर में आया है, नहर आई थी जो विकसित हुई है, गाँवों को पानी की सिंचित किया गया है, उत्तम मिश्रा द्वारा आई थी वो भाजपा से। तो आप देखिए पंचायत का जो दंगल है, इस बार प्रत्येक ग्रामीण ये जागरूक हो चुका है कि उनको राजनीति में या किसी भी तरीके के बहकावे में नहीं आना है। उनका पहला फोकस है अपने गांव का विकास, और गांव की जो मूलभूत सुविधाएं होती है वो उनको मिल पा रही हैं कि नहीं मिल पा रही हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा जो परेशानी होती है वो होती है सड़कों की, पानी की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, जिसको लेकर ग्रामीण अब पूरी तरीके से मुखर हैं और उसी को अपना नेता चुनेंगे जो विकास का रोड मैप लेकर चलेगा। और इसी के साथ पंचायत के दंगल में इतना ही। नमस्कार।